Hello everyone, welcome to Prakash Series on Umraj classes. A very good evening to all of you. जैसा कि आप सब जानते हैं प्रीवियस सेशन में हमने 6 टॉपिक अपना कंप्लीट किया और आज भी 6 टॉपिक कंप्लीट करेंगे आपके घटना चक्र के इस बुक से। फर्स्ट टॉपिक आपका हो जाएगा सामाजिक संरचना सोशल स्ट्रक्चर, सेकंड टॉपिक हो जाएगा सामाजिक गतिशीलता सोशल मोबिलिटी और थर्ड टॉपिक हो जाएगा उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप एंड फोर्थ टॉपिक हो जाएगा औद्योगिकरण एवं उत्प्रवास इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एमिग्रेशन एंड फिफ्थ टॉपिक आपका हो जाएगा नगरीकरण एवं उसकी समस्याएं अर्बनाइजेशन एंड इट्स प्रॉब्लम्स एंड लास्ट टॉपिक आपका हो जाएगा भूमि एवं कृषि सुधार लैंड एंड एग्रेरियन रिफॉर्म्स। तो चलिए अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सामाजिक संरचना सोशल स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी पीवाईक्यूज आपके एग्जाम में बने हैं सॉल्व करेंगे और किस किस एग्जाम के पीवाईक्यूज इसमें इंक्लूड है। तो आपका पीजीटी का इंक्लूड है, जीआईसी का और किसका है आरपीएसटी लेक्चरर एग्जामिनेशन के पीवाईक्यूज इसमें इंक्लूड है। चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करें। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, समाज की संरचना गतिशीलता किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है। सेकंड ऑप्शन जब समाज के लोगों की भूमिकाओं में परिवर्तन होता है। थर्ड ऑप्शन है जब समाज के कार्यों में परिवर्तन होता है। फोर्थ ऑप्शन जब समाज की संस्थाओं में परिवर्तन होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो समाज शास्त्रीय अध्ययन में गतिशीलता से तात्पर्य एक सामाजिक व्यवस्था में एक स्थिति से दूसरी स्थिति को पा लेने से है, जिसके फलस्वरूप इस स्तरीकृत सामाजिक व्यवस्था में गतिशील व्यक्ति का स्थान ऊंचा उठता है या नीचे चला जाता है। एक स्थान से ऊपर उठकर दूसरे स्थान को प्राप्त कर लेना जो उससे ऊंचा है निसंदेह क्या है आपका गतिशीलता है। हम सरल शब्दों में बात करें तो कहा जा सकता है कि समाज शास्त्र में सामाजिक गतिशीलता का अभिप्राय है किसी व्यक्ति समूह या श्रेणी की प्रतिष्ठा में परिवर्तन। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है। तो जो आपका फर्स्ट आंसर किया है था उसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी को माना गया था जब समाज के संस्थाओं में परिवर्तन होता है। बट जब आपका रिवाइज्ड आंसर किया है तो वहां पर करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए को माना गया जब समाज के लोगों की स्थितियों में परिवर्तन होता है। और ये क्वेश्चन आपसे पीजीटी एग्जाम 2011 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक संरचना सोशल स्ट्रक्चर की परिभाषा अंतःक्रियारत सामाजिक शक्तियों के जाल के रूप में किसने की है। फर्स्ट ऑप्शन है डब्ल्यू स्टीवर्ट ने, सेकंड ऑप्शन है टैलकेट पार्सन्स ने, थर्ड ऑप्शन है कार्ल मैनहीम ने, फोर्थ ऑप्शन है एनएफ नॉडेल ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया है, स्पेंसर ने किया है। आपका ध्यान में रखना किसने किया है, स्पेंसर ने किया है। और टैलकेट पार्सन्स की बात करें तो टैलकेट पार्सन्स के अकॉर्डिंग संबंधित संस्थाओं अभिकरणों और सामाजिक प्रतिमानों के साथ ही समूह के प्रत्येक व्यक्ति की स्थितियों तथा भूमिकाओं की विशिष्ट व्यवस्था को प्रकट करने के लिए सामाजिक संरचना शब्द का प्रयोग किया जाता है। फिर हम कार्ल मैनहीम की बात करते हैं। इन्होंने सामाजिक संरचना को सामाजिक शक्तियों का जाल मानते हैं। कौन, कार्ल मैनहीम। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी कार्ल मैनहीम। और एसएफ नाडल की बात करते हैं तो इन्होंने आपका सामाजिक संरचना को क्या माना, सामाजिक संरचना को इन्होंने कहा है कि मूर्त होती है जिसे सदस्यों के व्यवहारों में देखा जाता है। तो तीनों के अकॉर्डिंग क्या है आप ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किस समाजशास्त्री ने किया। फर्स्ट ऑप्शन है ऑगस्ट काम्प, सेकंड ऑप्शन हर्बर्ट स्पेंसर और थर्ड ऑप्शन इमाइल दुर्कीम, फोर्थ ऑप्शन है मैक्स वेबर। और ये क्वेश्चन आपसे आरपीएसटी लेक्चरर एग्जाम 2015 में पूछा गया था। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा अभी आपको बताया गया। सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक संरचना की अवधारणा सर्वप्रथम किसने उपयोग किया है। ये भी वही क्वेश्चन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्पेंसर। और ये क्वेश्चन आपसे आरपीएसटी लेक्चरर एग्जाम 2018 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी सामाजिक संरचना की इकाई है। फर्स्ट ऑप्शन है संस्थाएं, सेकेंड ऑप्शन समूह, थर्ड ऑप्शन समितियां, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो संस्थाएं हो गया, समूह हो गया, समितियां हो गई, ये सभी आपका सामाजिक संरचना की इकाइयां हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन
डी इनमें से सभी। और ये क्वेश्चन आपसे कहाँ पूछा गया था? आरपीएससी लेक्चरार एग्जाम 2013 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक संरचना के तत्वों को इंगित कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक परिस्थितियों के मध्य अंतः संबंध। सेकेंड ऑप्शन संरचनात्मक रूप से परिभाषित एवं व्यक्तियों की नियमित व्यवस्था। थर्ड ऑप्शन है समूहों के बीच अंतः संबंध। फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरपीएससी लेक्चरार एग्जाम 2013 में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक संरचना का तत्व में आपका सामाजिक परिस्थितियों के मध्य अंतर संबंध भी आता है, संरचनात्मक रूप से परिभाषित एवं व्यक्तियों की नियमित व्यवस्था भी आता है, समूहों के बीच अंतर संबंध भी आता है और आदर्श नियम भी आता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है भाषा, सेकंड ऑप्शन प्रतिमान, थर्ड ऑप्शन भूमिकाएं एवं परिस्थितियां, फोर्थ ऑप्शन है संस्थाएं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले हम जॉनसन की बात करते हैं। जॉनसन ने आपका सामाजिक संरचना के 4 तत्व बताए हैं, 4 एलिमेंट बताए हैं। पहला आपका हो जाता है विभिन्न प्रकार के छोटे सामाजिक समूह, सब ग्रुप्स ऑफ वेरियस टाइप्स। सेकंड आपका हो जाएगा भूमिका मीन्स रोल्स हो जाएगा। तीसरा आपका हो जाएगा नियामक प्रतिमान या मानदंड मीन्स रेगुलेटिव नॉर्म्स हो जाएगा। और फोर्थ आपका क्या हो जाएगा? फोर्थ आपका हो जाएगा सांस्कृतिक मूल्य, कल्चरल वैल्यूज। वही हम लाइट एंड केलर की बात करते हैं, डोनाल्ड लाइट एंड एस केलर की। इन्होंने भी सामाजिक संरचना के 4 तत्व बताए हैं। वे 4 तत्व आपके कौन कौन से हो जाएंगे? पहला आपका स्टेटस हो जाएगा, दूसरा आपका मीन्स परिस्थिति हो गया, स्टेटस मीन्स परिस्थिति, और फिर दूसरा आपका भूमिका हो जाएगा रोल, और तीसरा आपका समूह हो जाएगा ग्रुप, और चौथा क्या हो जाएगा? एक संस्था मीन्स इंस्टीट्यूशन। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिमान भी आपका सामाजिक संरचना के पहलू के अंतर्गत आएगा, भूमिकाएं एवं परिस्थितियां भी आएगा, और संस्थाएं भी। क्या नहीं आएगा? तो भाषा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तत्व सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है विचार, सेकंड ऑप्शन सामाजिक प्रतिमान, थर्ड ऑप्शन सामाजिक परिस्थिति, फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक भूमिका। और ये क्वेश्चन आपसे आरपीएससी लेक्चरार एग्जाम 2015 में पूछा गया था। अभी आपको बताया गया जो सामाजिक संरचना से संबंधित नहीं है, आपका क्या नहीं है? विचार नहीं है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विचार। जबकि आपको बताया गया सामाजिक प्रतिमान हो गया, सामाजिक परिस्थिति या सामाजिक भूमिका रोल, ये सभी आपका सामाजिक संरचना को संबोधित करता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जॉनसन ने आपका 4 एलिमेंट बताया। पहला आपका सब ग्रुप्स ऑफ वेरियस टाइप, दूसरा रोल्स, तीसरा रेगुलेटिव नॉर्म्स, और चौथा कल्चरल वैल्यूज हो जाएगा। वही लाइट एंड केलर ने भी 4 ही बताया आपका। पहला उनका स्टेटस हो जाएगा, दूसरा रोल, तीसरा ग्रुप्स हो जाएगा, और चौथा इंस्टीट्यूशंस। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई है? फर्स्ट ऑप्शन है व्यक्ति, सेकंड ऑप्शन परिस्थिति, थर्ड ऑप्शन भूमिका, फोर्थ ऑप्शन है समूह। और ये क्वेश्चन आपसे आरपीएससी लेक्चरार एग्जाम 2018 में पूछा गया था। तो सामाजिक संरचना की सबसे छोटी इकाई व्यक्ति है, और इससे बड़ी इकाई आपका परिवार हो जाता है, उससे बड़ी नातेदारी समूह, उससे बड़ा वंश समूह हो जाता है, उपजाति, और बाद में आपका क्या हो जाता है? वर्ण। और हम परिस्थिति और भूमिका की बात करते हैं तो ये आपका सामाजिक संरचना के तत्व हैं। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व है? फर्स्ट ऑप्शन है परिवार का आकार व स्वजनों की संख्या, सेकंड ऑप्शन है परिस्थिति व भूमिका, थर्ड ऑप्शन है आयु व लिंग अनुपात, फोर्थ ऑप्शन है प्रजनन व मृत्यु दर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अभी आपको बताया गया परिस्थिति, भूमिका, समूह, संस्था, ये सभी आपका सामाजिक संरचना का निर्माणकारी तत्व है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, परिस्थिति व भूमिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के कितने प्रमुख प्रकारों का वर्णन किया है? फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकंड ऑप्शन है 6, और थर्ड ऑप्शन है 8, फोर्थ ऑप्शन है 10। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरार एग्जाम 2018 में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो टैलकेट पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के 4 प्रमुख प्रकारों का वर्णन किया है। पहला आपका हो जाएगा सामाजिक व्यवस्था, दूसरा हो जाएगा सांस्कृतिक व्यवस्था, तीसरा हो जाएगा व्यक्तित्व व्यवस्था और चौथा क्या हो जाएगा जैविक व्यवस्था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका दावा है कि सामाजिक संरचना का आनुभाविक वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है लेवी स्ट्रॉस, सेकंड ऑप्शन है जे लेवी, थर्ड ऑप्शन है रेमंड फर्थ और फोर्थ ऑप्शन है इवांस प्रिचार्ड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो लेवी स्ट्रॉस ने सामाजिक संरचना के पीछे वास्तविकता का तर्क दिया है और उन्होंने जोर देकर कहा है कि सामाजिक संरचना का अनुभव जन्य वास्तविकता जो एम्पिरिकल रियलिटी है इससे कोई लेना देना नहीं है। संरचना व्यवस्था के विशेषताओं को दर्शाती है किंतु कई तत्वों से मिलकर बनी होती है जिनमें से कोई भी अन्य सभी तत्वों में परिवर्तन को प्रभावित किए बिना परिवर्तन से गुजर सकती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए लेवी स्ट्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक तथा सामान्य सामाजिक संरचना के मध्य अंतर किसने स्थापित किया। फर्स्ट ऑप्शन है नादिल, सेकंड ऑप्शन दुर्खीम, थर्ड ऑप्शन मर्टन, फोर्थ ऑप्शन है रैडक्लिफ ब्राउन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो रैडक्लिफ ब्राउन ने वास्तविक मीन्स जो आपका रियल है सामाजिक संरचना और सामान्य मीन्स नॉर्मल सामाजिक संरचना में क्या किया है अंतर किया मीन्स रियल सोशल स्ट्रक्चर और नॉर्मल सोशल स्ट्रक्चर के बीच में अंतर किसने किया है रैडक्लिफ ब्राउन ने किया है। वे समाज में व्यक्तियों एवं समूहों में प्रचलित संबंधों को सामाजिक संरचना कहते हैं इसलिए वे सामाजिक संरचना को मूर्त मानते हैं। कौन रैडक्लिफ ब्राउन। यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी रैडक्लिफ ब्राउन। और बात करते हैं जो सामाजिक संरचना शब्द है इसका सबसे पहले प्रयोग हर्बर्ट स्पेंसर ने किया था 1885 में। इनकी बुक थी प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, इसी बुक में किया गया था। और स्पेंसर ने सामाजिक संरचना को संस्थाओं का कुल योग मानते हैं। जो स्पेंसर है ये सामाजिक संरचना को संस्थाओं का कुल योग मानते हैं। ये बात भी आपको याद रखना है। तो अगर पूछ लिया जाए वास्तविक तथा सामान्य सामाजिक संरचना के मध्य अंतर किसने स्थापित किया है तो रैडक्लिफ ब्राउन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंतन की संरचनात्मक विचारधारा के समर्थक कौन है। फर्स्ट ऑप्शन है ए आर रैडक्लिफ ब्राउन, सेकंड ऑप्शन जे जे बेचोफेन, थर्ड ऑप्शन है एलिस मॉर्गन, फोर्थ ऑप्शन है बीजी चाइल्ड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2013 में। तो संरचनात्मक विचारधारा के समर्थक ए आर रैडक्लिफ ब्राउन, इवांस प्रिचार्ड और लेवी स्ट्रॉस थे। उनका मानना है कि सामाजिक संरचनाएं उतनी ही वास्तविक है जितने कि व्यक्तिक अवयव हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए आर रैडक्लिफ ब्राउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनावाद स्ट्रक्चरलिज्म किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है मेलानोस्की, सेकंड ऑप्शन मर्टन, थर्ड ऑप्शन लेवी स्ट्रॉस और फोर्थ ऑप्शन है पार्सन्स। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो संरचनावाद है स्ट्रक्चरलिज्म है इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी सामाजिक मानव शास्त्री क्लॉड लेवी स्ट्रॉस के द्वारा विकसित सिद्धांतों और पद्धतियों के उस समूह के लिए किया गया जिनकी रचना उन्होंने 1945 से 78 के बीच अपनी विभिन्न कृतियों में जिनका स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी था और द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप और द सैवेज माइंड इसमें इन्होंने किया है। लेवी स्ट्रॉस की बात करते हैं इनके अकॉर्डिंग सभी संस्कृतियों के तत्व मूलतः एक ही मानसिक प्रक्रिया की उपज है जो संपूर्ण मानव में पाई जाती है। यह संभव है कि सांस्कृतिक दृष्टि से बाह्य रूप में भिन्नता हो किंतु आंतरिक संरचना में समानता होती है जो मानव चिंतन की समान संरचना को प्रकट करती है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी लेवी स्ट्रॉस। और इनकी बुक का नाम आपको नहीं भूलना है स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी हो गया, एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, द सैवेज माइंड। ये सारी बुक्स के नेम आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शास्त्रीय संरचनावाद का पिता किसे कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है सी लेवी स्ट्रॉस, सेकंड ऑप्शन ई कुर्जबेल और थर्ड ऑप्शन टी हॉकिंस, फोर्थ ऑप्शन है स्कॉट लैस। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2020 में पूछा गया था। तो मानव शास्त्रीय संरचनावाद का पिता सी लेवी स्ट्रॉस को माना जाता है।
लेवी स्ट्रॉस के अकॉर्डिंग विभिन्न सामाजिक समूह में सहसंबंध की स्थापना उपहार स्वरूप स्त्री विनिमय के कारण होती है। मानव मस्तिष्क में उपहार विनिमय की विशेषता या संरचना स्वाभाविक होती है और यह जो संरचना है आपका ड्युअलिटी मीन्स द्वैत के विश्वव्यापी तर्क द्वारा परिचालित होती है। इसे दोहरा प्रतिरोध कहा जाता है, बाइनरी ऑपोजिशन कहा जाता है। आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी लेवी स्ट्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवी स्ट्रॉस ने रैडक्लिफ ब्राउन की आलोचना किनके मध्य अंतर स्थापित न करने के आधार पर की? फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संबंध, सेकेंड ऑप्शन सामाजिक क्रिया एवं सामाजिक संरचना, थर्ड ऑप्शन सामाजिक संबंध एवं सामाजिक क्रिया, फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक संरचना एवं सामाजिक व्यवस्था। और ये क्वेश्चन आपसे जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2009 में पूछा गया था। तो लेवी स्ट्रॉस ने रैडक्लिफ ब्राउन की आलोचना सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संबंध के मध्य अंतर स्थापित न करने के आधार पर किया। सामाजिक संरचना जो आपका सोशल स्ट्रक्चर है, समाज शास्त्र की एक मौलिक अवधारणा है, परंतु उसकी व्याख्या विभिन्न प्रकार से की गई है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सामाजिक संरचना एवं सामाजिक संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन एक संरचनावादी है? फर्स्ट ऑप्शन है इमाइल दुर्खीम, सेकेंड ऑप्शन एसएफ नाडल, थर्ड ऑप्शन क्लॉड लेवी स्ट्रॉस, फोर्थ ऑप्शन है जर्गन हैबरमास। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे जीआईसी एग्जाम 2015 में पूछा गया था। तो संरचनावादी दृष्टिकोण के मुख्य प्रवर्तक प्रसिद्ध मानव शास्त्री क्लॉड लेवी स्ट्रॉस हैं, पर सिद्धांत की पृष्ठभूमि में सबसे प्रमुख योगदान स्विट्जरलैंड के भाषाविद फर्डिनेंड डी शॉसर का है। नाम याद रखना आपका, किसका है? फर्डिनेंड डी शॉसर। और इस दृष्टिकोण की उत्पत्ति भाषा के अध्ययन से हुई है और यह कम्युनिकेशन, संचार एवं संस्कृति को समझने के लिए उपयोगी है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्लॉड लेवी स्ट्रॉस। चलिए आगे आपका नेक्स्ट टॉपिक सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में बने, चलिए सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका इस टॉपिक का फर्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक गतिशीलता सोशल मोबिलिटी से तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की ऊर्ध्वमुखी गति, सेकेंड ऑप्शन है सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की अधोमुखी गति, थर्ड ऑप्शन है सामाजिक क्रम परंपरा में किसी व्यक्ति या समूह की क्षैतिज की गति, और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसी समाज की सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्था में जनरली व्यक्तियों और कभी-कभी किसी संपूर्ण समूह की भिन्न पद परिस्थितियों के बीच होने वाले चेंजेस को सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। और सामाजिक गतिशीलता के प्रकार के संबंध में सबसे पहले आपका पीए सोरोकिन ने ध्यान आकृष्ट कराया है अपनी कौन से बुक में? सोशल मोबिलिटी के द्वारा। तो सोशल मोबिलिटी बुक का नाम है, किसके बुक का नाम है? यह है पीए सोरोकिन की बुक का नाम, आपको ध्यान में रखना है। और इन्होंने सामाजिक गतिशीलता जो सोशल मोबिलिटी है इसको दो भागों में डिवाइड किया। पहला हो जाता है समस्तरीय गतिशीलता या क्षैतिज गतिशीलता, जिसको आपका कहेंगे हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी, और दूसरा क्या हो जाएगा? विषम स्तरीय या फिर लंब अथवा उदग्र गतिशीलता, वर्टिकल सोशल मोबिलिटी। तो हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी एंड वर्टिकल सोशल मोबिलिटी में डिवाइड किया। जब किसी परिवर्तन से व्यक्ति या सामाजिक समूह की सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता तो उसे हम क्या कहते हैं? समस्तरीय गतिशीलता कहते हैं, हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी कहते हैं। जैसे कि आप अभी जहाँ पर रह रहे वहां पर प्रोफेसर हैं और अगर किसी और स्थान पर जाते वहां पर आपका ट्रांसफर हो जाता, वहां पर भी आप प्रोफेसर ही हैं, तो आपके स्टेटस में कोई चेंजेस नहीं आया, तो वो क्या है? आपका हॉरिजॉन्टल सोशल मोबिलिटी। तो आपको याद रखना है। और इसके ऑपोजिट बात करें, जब किसी व्यक्ति या सामाजिक समूह के जीवन में दो भिन्न स्तरों के बीच गतिशीलता होती है तो उसे विषम स्तरीय या लंब गतिशीलता कहते हैं। इसके दो भाग
है, पहला आपका हो जाता है असेंडिंग और अपवर्ड मोबिलिटी, आरोही गतिशीलता या ऊर्ध्व गतिशीलता, और दूसरा क्या हो जाएगा अवरोही गतिशीलता या अधोगति गतिशीलता, डिसेंडिंग और डाउनवर्ड मोबिलिटी। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सोशल मोबिलिटी से तात्पर्य आपका क्या हो जाएगा? जो सामाजिक क्रम परंपरा है, इसमें किसी व्यक्ति या समूह की ऊर्ध्वमुखी गति हो गया या अधोमुखी गति हो गया या क्षैतिज की गति हो गया, सभी आपका सोशल मोबिलिटी के अंतर्गत आएगा। आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में किसने सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन किया है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? ई बोगार्डस, सेकंड ऑप्शन है पीए सोरोकिन, और थर्ड ऑप्शन है मैक्स वेबर, फोर्थ ऑप्शन है जी सिमेल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अभी आपको बताया गया कि पीए सोरोकिन ने उनकी जो बुक थी सोशल मोबिलिटी, उसके द्वारा उन्होंने ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की सामाजिक गतिशीलता के प्रकारों को लेकर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बी, पीए सोरोकिन। और ये क्वेश्चन आपसे जीआईसी एग्जाम 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज और उदग्र गतिशीलता के रूप में किसने वर्गीकृत किया? फर्स्ट ऑप्शन मिलर ने, सेकंड ऑप्शन लिपसेट ने, थर्ड ऑप्शन है बेंडिक्स ने, और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अभी आपको बताया गया किसने क्लासिफाई किया है, सोरोकिन ने किया है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। और आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? सोरोकिन। तो सोरोकिन ने आपका क्षैतिज और उदग्र गतिशीलता के रूप में सामाजिक गतिशीलता को वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज तथा उदग्र सामाजिक गतिशीलता में किसने परिभाषित किया? अभी आपको बताया गया। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीए सोरोकिन। और ये क्वेश्चन आपसे उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2020 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है अनुलोम, सेकंड ऑप्शन प्रतिलोम, थर्ड ऑप्शन राजनीतिकरण, और फोर्थ ऑप्शन है प्रवचन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अनुलोम हो गया, प्रतिलोम हो गया और प्रवचन हो गया, ये सभी सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण है। जबकि जो आपका राजनीतिकरण है, ये आपका राजनीति से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, राजनीतिकरण, क्योंकि यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल नहीं है ये पूछा गया है। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अकुशल श्रमिक अर्धकुशल तथा कुशल श्रमिक बन जाता है, यह किस प्रकार की गतिशीलता है? फर्स्ट ऑप्शन है अंतः पीढ़ीगत व्यवसायिक गतिशीलता, सेकंड ऑप्शन है अंतर पीढ़ीगत व्यवसायिक गतिशीलता, और थर्ड ऑप्शन है लंबवत सामाजिक गतिशीलता, और फोर्थ है क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे जीआईसी एग्जाम 2009 में पूछा गया था। तो जब व्यक्ति का स्थानांतरण एक ही स्तर पर एक समूह से दूसरे समूह में होता है, तो इसे हम कहते हैं आपका क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। इस प्रकार की गतिशीलता में व्यक्ति का पद वही रहता है, केवल स्थान में परिवर्तन आता है। और जब किसी व्यक्ति को एक पद से ऊपर या नीचे की स्थिति पर काम करने के लिए कहा जाता है, तो वह आपका लंबवत सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। एग्जाम्पल के रूप में हम देखें तो एक अकुशल श्रमिक अर्धकुशल तथा कुशल श्रमिक बन जाता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लंबवत गतिशीलता। तो क्षैतिज गतिशीलता जो है, इसमें स्टेटस में कोई चेंजेस नहीं आता, बट आपका जो लंबवत सामाजिक गतिशीलता है इसमें चेंजेस आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदग्र गतिशीलता में शामिल है, फर्स्ट ऑप्शन है घट रही प्रतिष्ठा, सेकंड ऑप्शन है घट रही या बढ़ रही प्रतिष्ठा में से कोई भी, थर्ड ऑप्शन है बढ़ रही प्रतिष्ठा, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसी सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न सामाजिक वर्गों अथवा प्रायश्चित स्तरों के बीच होने वाले ऊर्ध्वगामी या अधोगामी परिवर्तन उदग्र सामाजिक गतिशीलता का परिचायक है, वर्टिकल सोशल मोबिलिटी का परिचायक है। तो यहाँ पर जो उदग्र गतिशीलता है, इसमें आपका दोनों ही शामिल होता है, चाहे घट रही प्रतिष्ठा हो या फिर बढ़ रही प्रतिष्ठा। तो उदग्र चाहे आपको प्रमोट किया जाए या डिमोट किया जाए, दोनों ही आपका उदग्र गतिशीलता में शामिल होगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन
बी घट रही या बढ़ रही प्रतिष्ठा में से कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उदग्र गतिशीलता संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है भूमिका में परिवर्तन, सेकंड ऑप्शन है व्यवसाय में परिवर्तन, थर्ड ऑप्शन समूह में परिवर्तन और फोर्थ ऑप्शन क्या है, सामाजिक वर्ग स्थिति में परिवर्तन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और ये क्वेश्चन आपसे आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2013 में पूछा गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक वर्ग स्थिति में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अनुलंबवत गतिशीलता का आधार नहीं होता है? फर्स्ट ऑप्शन है जाति, सेकंड ऑप्शन गुण, थर्ड ऑप्शन योग्यता और फोर्थ ऑप्शन है उपलब्धि। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जब कोई व्यक्ति निम्न स्तर पर जन्म लेकर अपनी योग्यता या गुणों अथवा उपलब्धियों के आधार पर समाज के उच्च स्तर पर पहुंच जाता है तो उसे ऊर्ध्वाधर या अनुलंबवत गतिशीलता कहते हैं। जाति में ऊर्ध्वाधर गतिशीलता नहीं पाई जाती है और यहाँ पर पूछा गया कि अनुलंबवत गतिशीलता का आधार नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जाति। जाति में ऊर्ध्वाधर गतिशीलता नहीं पाई जाती है। श्रीनिवास की बात करें तो इन्होंने जातीय गतिशीलता को स्पष्ट करने के लिए संस्कृतिकरण शब्द का प्रयोग किया। इनके अकॉर्डिंग जाति व्यवस्था उस कठोर व्यवस्था से काफी दूर है जिसमें प्रत्येक जाति की स्थिति हमेशा के लिए निश्चित कर दी जाती है। दैट इज जाति व्यवस्था में गतिशीलता सदा से मौजूद रही है और संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से संबंधित जातियों में मात्र पोजिशनल परिवर्तन होता है, पदमूलक परिवर्तन होता है, आपको बताया गया, ना कि स्ट्रक्चरल संरचनात्मक। अर्थात जाति व्यवस्था की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता बल्कि संबंधित जाति के पद सोपान क्रम में चढ़ाव मात्र होता है। जो उनका हायरार्की होता है ओनली उसमें ही चेंजेस देखने को मिलता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन ए जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति व्यवस्था में संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से सामाजिक गतिशीलता है। फर्स्ट ऑप्शन है केवल एक सांस्कृतिक परिवर्तन, सेकंड ऑप्शन है केवल एक संरचनात्मक परिवर्तन, थर्ड ऑप्शन है केवल एक स्थिति में परिवर्तन, फोर्थ ऑप्शन है स्थिति एवं संरचनात्मक परिवर्तन। और ये क्वेश्चन आपसे उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2020 में पूछा गया था। तो आपको बताया गया जो आपका संस्कृतिकरण है इसमें ओनली पोजिशनल चेंजेस देखने को मिलता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, केवल एक स्थिति में परिवर्तन, केवल उनके पोजीशन में ही यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक लुहार का बेटा व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करके एक इंजीनियर बन गया, यह एक उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है अंतः पीढ़ी गतिशीलता का, सेकंड ऑप्शन है क्षैतिज गतिशीलता का, थर्ड ऑप्शन है अंतरा पीढ़ी गतिशीलता का और फोर्थ ऑप्शन है लंबवत गतिशीलता का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे आरपीएससी लेक्चरर एग्जाम 2018 में पूछा गया था। तो जब कोई परंपरागत व्यवसायी अर्थात लुहार का बेटा व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करके एक इंजीनियर बन जाता है तो यह आपका अंतः पीढ़ी गतिशीलता इंटर जनरेशनल मोबिलिटी का एग्जाम्पल है। और ऐसे स्थिति में व्यक्ति के माता पिता की तुलना में उसकी सामाजिक स्थिति अच्छी होती है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए अंतः पीढ़ी गतिशीलता। क्योंकि एक लुहार का बेटा व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त करके इंजीनियर बन गया मीन्स उसके जो पापा का स्टेटस था उससे अपने स्टेटस को उसने हायर कर लिया। तो ये आपका अंतः पीढ़ी गतिशीलता कहलाएगा। इंटर जनरेशनल मोबिलिटी मीन्स अपने जनरेशन में ही उसने चेंजेस कर लिया, मीन्स जो उसके पापा का जनरेशन था उससे उसने अपने बेटर कंडीशन में आ गया है। तो ये आपका आ जाएगा अंतः पीढ़ी गतिशीलता। तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति के जो माता पिता है उनकी तुलना में उनकी जो सामाजिक स्थिति होती है अच्छी होती है और ये आपका अंतः पीढ़ी गतिशीलता का एग्जाम्पल है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन मजदूर किसी शहर जाकर फैक्ट्री मजदूर बन जाता है, यह एक उदाहरण है। फर्स्ट ऑप्शन है क्षैतिज गतिशीलता का, सेकेंड ऑप्शन ऊर्ध्व गतिशीलता का, थर्ड ऑप्शन ऊर्ध्वाधर गतिशीलता का और फोर्थ ऑप्शन है सामाजिक गतिशीलता का। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन मजदूर किसी शहर जाकर फैक्ट्री मजदूर बन जाता है। तो यह क्षैतिज गतिशीलता का एग्जाम्पल है। और इस स्थिति में व्यक्ति की सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो वो आर्थिक तंगी के कारण भूमि मीन्स गांव से अपने शहर गया, और वहां यहाँ पर भी गांव में जब था तब भी वो मजदूर था, और जब शहर गया तब भी वो मजदूर है। इसमें उसके स्टेटस में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला। आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा जिसमें चेंजेस नहीं देखने को मिलता? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षैतिज गतिशीलता का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति के सामाजिक पद में उस परिवर्तन को कौन सी गतिशीलता कहेंगे जिससे उसकी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है? फर्स्ट ऑप्शन है सामाजिक गतिशीलता, सेकंड ऑप्शन क्षैतिज गतिशीलता, थर्ड ऑप्शन लंबवत गतिशीलता, फोर्थ ऑप्शन है संरचनात्मक गतिशीलता। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो व्यक्ति के सामाजिक पद में उस परिवर्तन को कौन सी गतिशीलता कहेंगे जिससे उसकी परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता? जब कोई परिवर्तन नहीं होता तो आपको बताया गया वहां आपका क्षैतिज गतिशीलता होता है, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्षैतिज गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर गतिशीलता उस समाज का गुण होता है जो हो। फर्स्ट ऑप्शन अर्जन आधारित, सेकेंड ऑप्शन है जाति आधारित, थर्ड ऑप्शन वर्ग विहीन, फोर्थ ऑप्शन है जनजातीय। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जब किसी व्यक्ति या सामाजिक समूह के जीवन में दो भिन्न स्तरों के बीच गतिशीलता होती है तो उसे विषम स्तरीय या ऊर्ध्वाधर गतिशीलता या फिर वर्टिकल सोशल मोबिलिटी कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति निम्न स्तर में जन्म लेकर अपनी योग्यता या गुणों के आधार पर समाज के उच्च स्तर पर पहुंच जाता है तो उसे अर्जन आधारित समाज में ऊर्ध्वाधर गतिशीलता की श्रेणी में रखा जाता है। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अर्जन आधारित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलआईसी के कलकत्ता स्थित प्रधान कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत व्यक्ति का दिल्ली स्थित कार्यालय में उसी पद पर आना किसका उदाहरण है? देखिए कोई चेंजेस नहीं हो रहा है तो कौन सी गतिशीलता ये कहा जाएगा आपका? फर्स्ट ऑप्शन है क्षैतिज गतिशीलता, सेकेंड ऑप्शन ऊर्ध्वमुखी गतिशीलता, थर्ड ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर गतिशीलता, और फोर्थ ऑप्शन है अधोमुखी गतिशीलता। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, क्षैतिज गतिशीलता। तो जब किसी परिवर्तन से व्यक्ति या सामाजिक समूह की सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो उसे हम समस्तरीय या क्षैतिज गतिशीलता कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी कहते हैं। और यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन में दिया गया कि एलआईसी के कलकत्ता स्थित प्रधान कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत व्यक्ति का दिल्ली स्थित कार्यालय में उसी पद पर आना किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है तो आपका हो जाएगा क्षैतिज गतिशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड और वेल्स में अंतःपीढ़ी गतिशीलता पर प्रथम मुख्य अध्ययन किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन है मार्क अब्रान, सेकेंड ऑप्शन डेविड ग्लास, थर्ड ऑप्शन थॉमस बोटोमोर, फोर्थ ऑप्शन है रॉबर्ट डेहल। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे जीआईसी एग्जाम 2017 में पूछा गया था। तो इंग्लैंड एंड वेल्स में डेविड ग्लास ने अंतःपीढ़ी गतिशीलता इंटरजेनरेशनल मोबिलिटी पर प्रथम मुख्य अध्ययन 1949 में किया था। उन्होंने अपने अध्ययन में व्यवसायिक प्रतिष्ठा पर 7 वर्ग मॉडल आधारित को विकसित किया जिसमें पिता की परिस्थिति जो उनका स्टेटस है उनके पुत्रों के साथ तुलनात्मक रूप से परखी गई। और 1972 में अगला मुख्य अध्ययन इंग्लैंड एवं वेल्स में सामाजिक गतिशीलता पर किया गया जो आपका ऑक्सफोर्ड गतिशीलता अध्ययन, ऑक्सफोर्ड मोबिलिटी स्टडी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, डेविड ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न है तो वर्गीय सुदृढ़ता एवं एकजुटता अधिक होगी। यह किसका कथन है? फर्स्ट ऑप्शन रुडोल्फ एवं रुडोल्फ, सेकेंड ऑप्शन एंथनी गिडन्स, थर्ड ऑप्शन एम एन श्रीनिवास, फोर्थ ऑप्शन है इमाइल दुर्खीम। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जीआईसी एग्जाम 2017 में। तो एंथनी गिडन्स का कथन है कि यदि सामाजिक गतिशीलता की दर निम्न है तो वर्गीय सुदृढ़ता एवं एकजुटता अधिक होगी। इफ द रेट ऑफ सोशल मोबिलिटी इज लो, क्लास सॉलिडारिटी एंड कोहेशन विल बी हाई। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, एंथनी गिडेंस। वही मार्क्स की बात करते तो मार्क्स का विश्वास है कि सामाजिक गतिशीलता की उच्च दर कमजोर वर्ग एकजुटता की रुख करती है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गतिशील समाज का
सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण है। फर्स्ट ऑप्शन है वाहनों का आधिक्य, सेकंड ऑप्शन है बहुउद्देशीय भवनों की उपस्थिति, थर्ड ऑप्शन है परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर और फोर्थ ऑप्शन है आपका उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण परिस्थितियों में परिवर्तन के अवसर का होना है और व्यक्तियों, परिवारों या अन्य श्रेणी के लोगों का समाज के एक वर्ग, एक स्ट्रेटा से दूसरे स्ट्रेटा में दूसरे वर्ग में गति सामाजिक गतिशीलता कहलाती है, सोशल मोबिलिटी कहलाती है और इस गति के परिणाम स्वरूप उस समाज में उस व्यक्ति या परिवार की दूसरों के सापेक्ष सामाजिक स्थिति जो होती है क्या होता है बदल जाती है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर। और ये क्वेश्चन आपसे पीजीटी एग्जाम 2013 में पूछा गया था। ये रहा आपका नेक्स्ट टॉपिक उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप। तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे देश में महिला उद्यमिता के मार्ग में बाधक तत्व है। फर्स्ट ऑप्शन है परंपरागत मूल्य, सेकंड ऑप्शन है पुरुषों का अनावश्यक हस्तक्षेप, थर्ड ऑप्शन है वित्तीय कठिनाइयां, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो महिला उद्यमिता को आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। महिला उद्यमी अपने लिए और अन्य लोगों के लिए नए कार्य सृजित करती हैं और समाज को प्रबंधन, संगठन और व्यावसायिक समस्याओं के भिन्न भिन्न समाधान भी उपलब्ध कराती हैं, किंतु फिर भी उद्यमियों में उनकी संख्या काफी कम है। महिला उद्यमियों को अक्सर अपने व्यवसाय शुरू करने, उन्हें बढ़ाने में लिंग भेद आधारित बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे भेदभावपूर्ण संपत्ति, विवाह एवं उत्तराधिकार कानून या सांस्कृतिक परंपराएं, औपचारिक वित्त प्रणाली तक पहुंच न होना, सीमित गतिशीलता तथा सूचनाओं व नेटवर्क तक सीमित पहुंच आदि। ये सभी उनके मार्ग में बाधक तत्व हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो परंपरागत मूल्य भी बाधक तत्व है, पुरुषों का अनावश्यक हस्तक्षेप भी और वित्तीय कठिनाइयां भी। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त उद्यम कंपनियों की निम्नलिखित कौन सी विशेषता है? फर्स्ट ऑप्शन है इसका एक कानूनी व्यक्तित्व होता है जिसके अधिकार और कर्तव्य निश्चित होते हैं। सेकेंड ऑप्शन है शेयर धारकों की जिम्मेदारी उस अनुपात में सीमित है जिस अनुपात में उनके शेयर होते हैं। थर्ड ऑप्शन है इसके अंतर्गत एकल स्वामित्व समाप्त हो जाता है और स्वामित्व तथा प्रबंध के बीच अलगाव हो जाता है। और फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संयुक्त उद्यम एक नया उद्यम है जिसके स्वामी दो या अधिक प्रतिभागी होते हैं। यह परिसंपत्तियों के उपसमुच्चय का मिश्रण है जिसका अंशदान दो या अधिक व्यापारी कंपनियों द्वारा विशिष्ट प्रयोजन और सीमित अवधि के लिए किया जाता है और यह अनिवार्य रूप से मझोले से लेकर दीर्घकालीन संविदा होती है जो विशिष्ट और लचीला होता है। साधारणतः इसकी विशेषताएं आपका कौन कौन से हो जाता है? तो साझेदारी द्वारा रुपए, संपत्ति, प्रयास, ज्ञान, कौशल या सामान्य उपक्रम की अन्य परिसंपत्ति का अंशदान। दूसरा आपका हो जाता है उद्यम के विषय वस्तु में संयुक्त संपत्ति हित। और थर्ड आपका क्या हो जाता है? उद्यम का पारस्परिक नियंत्रण या प्रबंधन का अधिकार। और फोर्थ आपका क्या हो जाएगा? संपत्ति में भागीदारी का अधिकार। तो ये सभी आपका क्या है? विशेषताएं हैं संयुक्त उद्यम का। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका एक कानूनी व्यक्तित्व होता है इसके जिसके अधिकार और कर्तव्य निश्चित होते हैं, शेयर धारकों की जिम्मेदारी उस अनुपात में होता है, उस जो उनका जो रेशियो उसमें सीमित होता है जिसके अकॉर्डिंग जिस रेशियो के अकॉर्डिंग उनका शेयर होता है और इसके अंतर्गत एकल स्वामित्व जो होता है समाप्त हो जाता है और स्वामित्व तथा प्रबंध के बीच क्या हो जाता है? अलगाव। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अब आ गया आपका नेक्स्ट टॉपिक औद्योगिकरण एवं उत्प्रवास, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एमिग्रेशन। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, औद्योगिकरण का आशय होता है। फर्स्ट ऑप्शन है बड़े पैमाने पर कृषि उपज का होना, सेकंड ऑप्शन है संस्कृति का प्रचार प्रसार होना, थर्ड ऑप्शन है कृषि योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना और फोर्थ ऑप्शन है विभिन्न उद्योगों का बंद हो जाना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो औद्योगिकरण क्या है आपका? औद्योगिकरण एक प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन हस्त उपकरणों के स्थान पर निर्जीव शक्ति द्वारा संचालित मशीनों द्वारा किया जाता है।
औद्योगिकरण जो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन है को उद्योगवाद की स्थापना की एक प्रक्रिया के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। औद्योगिकरण में कृषि व्यवसाय को छोड़ना होता है, उसके स्थान पर अन्य व्यवसायों में लगना होता है। इस प्रकार औद्योगिकरण के दौरान नवीन उद्योगों की स्थापना हेतु कृषि योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना की गई। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कृषि योग्य भूमि के स्थान पर उद्योगों की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कम औद्योगिक उन्नति का चिन्ह क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है नगरीकरण की धीमी गति, सेकेंड ऑप्शन नगरीकरण की तीव्र गति, थर्ड ऑप्शन है ग्रामीण विकास के नए कार्यक्रम, फोर्थ ऑप्शन है ग्राम विकास पर बल। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो औद्योगिकरण एवं नगरीकरण परस्पर संबंधित एवं सहगामी प्रक्रियाएं हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। किसी स्थान पर उद्योग धंधों की स्थापना होने पर वह स्थान धीरे धीरे नगर का रूप ले लेता है और नगर उद्योगों की स्थापना के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करते हैं। डेविस की बात करें तो इनका मत है कि भारत में औद्योगिकरण एवं नगरीकरण का घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। इस प्रकार भारत में कम औद्योगिक उन्नति का चिन्ह नगरीकरण की धीमी गति होगा। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नगरीकरण की धीमी गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकरण के कारण भारतीय संस्थाओं में कौन सी संस्थाएं सबसे अधिक प्रभावित हुई हैं? फर्स्ट ऑप्शन है विवाह, जाति तथा परिवार की संस्थाएं, सेकेंड ऑप्शन है राजनैतिक संस्थाएं, थर्ड ऑप्शन है आर्थिक संस्थाएं और फोर्थ ऑप्शन है धार्मिक संस्थाएं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो औद्योगिकरण के कारण जहां परिवार संयुक्त परिवार से एकल या नाभिकीय परिवार में परिवर्तित हो रहे हैं तथा सभी जातियों के लोगों को इकट्ठा एक साथ कार्य करते हुए देखा जा सकता है, जबकि जो औद्योगिकरण है इसके पूर्व जाति आधारित कार्य बटे थे। वहीं अब विवाह के स्वरूप में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। अब विवाह विशेषकर आपका जो हिंदू मैरिज है धार्मिक संस्कार न होकर विज्ञापन के माध्यम से वर वधु के जीवन वृत्ति पहले से तय कर दी जाती है और जो इंटरकास्ट मैरिज है इसको भी प्रोत्साहन मिल रहा है। इस प्रकार औद्योगिकरण का भारत में सबसे अधिक प्रभाव विवाह, जाति एवं परिवार नामक संस्था पर देखा जा सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, विवाह, जाति तथा परिवार की संस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी औद्योगिक समाज का ढांचा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है न्यू लोकल निवासगत ढांचा, सेकेंड ऑप्शन है बाई लोकल निवासगत ढांचा, थर्ड ऑप्शन है पैट्री लोकल निवासगत ढांचा और फोर्थ ऑप्शन है मैट्री लोकल निवासगत ढांचा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जब विवाहित दंपति न पति के स्वजनों के साथ रहे और न पत्नी के परिवार में वरन नया घर ही बसाकर रहते तब इसे नव स्थानीय परिवार कहते हैं, न्यू लोकल फैमिली कहते हैं। और औद्योगिक समाजों में निवास की दृष्टि से परिवार का यही रूप सर्वाधिक प्रचलित है। इस प्रकार किसी औद्योगिक समाज का ढांचा न्यू लोकल निवासगत ढांचा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, न्यू लोकल निवासगत ढांचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण का औद्योगिकरण के साथ प्राकार्यात्मक सहचर्य है, किसने कहा? फर्स्ट ऑप्शन एनजे स्नेल्सर, सेकेंड ऑप्शन एटी जोन्स, थर्ड ऑप्शन एन जैकब, फोर्थ ऑप्शन डब्ल्यू ई मूरे। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डब्ल्यू ई मूरे का कथन है कि आधुनिकीकरण का औद्योगिकरण के साथ प्राकार्यात्मक सहचर्य है। मॉडर्नाइजेशन इज फंक्शनली एसोसिएटेड विद इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, डब्ल्यू ई मूरे। वही मेटी जोन्स की बात करते हैं तो इनका कथन है कि आधुनिकीकरण औद्योगिकरण का सीधा परिणाम है। दूसरे शब्दों में आधुनिकीकरण औद्योगिकरण का सामाजिक प्रभाव है। तो मॉडर्नाइजेशन इज अ डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ और इज कॉज्ड बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन। इन अदर वर्ड्स मॉडर्नाइजेशन इज द सोशल इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। वही हम एन जैकब की बात करें तो एन जैकब का कथन है कि यद्यपि आधुनिकीकरण और औद्योगिकरण ऐतिहासिक प्रक्रिया से संबंधित है, वे स्वतंत्र और अलग प्राघटना है। आधुनिकीकरण बिना विकास के हो सकता है। दो मॉडर्नाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन आर हिस्टोरिकली रिलेटेड प्रोसेसेस, दे आर सेपरेट एंड इंडिपेंडेंट फेनोमेना। मॉडर्नाइजेशन में अकर विदाउट डेवलपमेंट। और इसका तो आपको पता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू मूरे। आधुनिकीकरण का औद्योगिकरण के साथ प्राकार्यात्मक सहचर्य, या किसने कहा? आपका डब्ल्यू मूरे ने कहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से नगर औद्योगिकरण के कारण विकसित हुए हैं? फर्स्ट ऑप्शन है भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर। सेकंड ऑप्शन है शिमला, भिलाई तथा आगरा। थर्ड ऑप्शन है बनारस, इलाहाबाद तथा दुर्गापुर। फोर्थ ऑप्शन है अलीगढ़, बनारस तथा मसूरी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत औद्योगिकरण हुआ। इन स्थलों पर इस्पात संयंत्र स्थापित हुए जिससे इन शहरों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भिलाई, राउरकेला तथा दुर्गापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाराणसी, अयोध्या, प्रयाग, इलाहाबाद, मथुरा एवं गया आदि नगरों का विकास किस आधार पर हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है आपका धार्मिक, सेकंड ऑप्शन आर्थिक, थर्ड ऑप्शन सामाजिक और फोर्थ ऑप्शन है राजनैतिक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में कस्बे और शहर औद्योगिकरण के परिणाम नहीं है। सिंधु घाटी की सभ्यता मूलतः नगरीय सभ्यता थी। पूर्व औद्योगिक भारत में तीर्थ स्थान, राजधानियां, व्यापारिक केंद्र और बौद्धिक विकास केंद्र तथा विश्वविद्यालय शहरों में केंद्रित थे। औद्योगिकरण के पहले वाराणसी, इलाहाबाद जो कि अब आपका प्रयागराज हो गया है, तिरुपति, अमृतसर, अजमेर, हरिद्वार, दिल्ली, आगरा, हैदराबाद, पुणे, ढाका, नालंदा, तक्षशिला ये आपके प्रसिद्ध शहर थे और आज तीर्थ स्थान वाले शहर व्यापार के केंद्र भी बन गए हैं। इसी प्रकार अयोध्या, मथुरा, गया इत्यादि शहरों का जो विकास है धार्मिक आधार पर हुआ। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए धार्मिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापक अर्थ में उद्योग किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है कच्चे माल से उपभोक्ता या उत्पादक वस्तुएं सृजन करना। सेकंड ऑप्शन है वह सभी निर्माण क्रियाएं जिनकी उपयोगिता के लिए की जाती हैं। थर्ड ऑप्शन है कल कारखानों की स्थापना करना और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर क्या होगा? तो उद्योग शब्द का प्रयोग संकुचित व विस्तृत दोनों ही अर्थ में किया जाता है। संकुचित अर्थ की बात करें तो इसमें कच्चे माल से उपभोक्ता या उत्पादक वस्तुएं सृजन करना और व्यापक अर्थ की बात करें तो व्यापक अर्थ में उद्योग के अंतर्गत प्राकृतिक उद्योग, खनन उद्योग, निर्माण उद्योग और रचनात्मक उद्योग भी आते हैं। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वे सभी निर्माण क्रियाएं जिनकी उपयोगिता के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में किसका अवलोकन है कि भारत में औद्योगिकरण नगरीकरण के साथ साथ चल रहे हैं? फर्स्ट ऑप्शन है के डेविस, सेकंड ऑप्शन डैनियल बोक, थर्ड ऑप्शन केसी जकारिया, फोर्थ ऑप्शन है पीएन सोआनी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में औद्योगिकरण और नगरीकरण साथ साथ चल रहे हैं यह कथन किंग्सले डेविस का है। इस संदर्भ में दो विचार प्रचलित है। पहला विचार यह है कि पाश्चात्य देशों में औद्योगिकरण एवं नगरीकरण की प्रक्रिया साथ साथ चली है। नगरीकरण औद्योगिकरण का प्रत्यक्ष नतीजा रहा है। और दूसरा विचार क्या रहा है? तो दूसरा विचार आपका रहा है कि अधिकांश विकासशील देशों में औद्योगिकरण एवं नगरीकरण में संबंध नहीं है। तर्क यह दिया जाता है कि यहाँ नगरीकरण औद्योगिकरण से आगे निकल चुका है। दैट इज नगरीकरण जनसंख्या विस्फोट का परिणाम है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसने अवलोकन किया कि भारत में औद्योगिकरण और नगरीकरण साथ साथ चल रहे हैं? तो किंग्सले डेविस ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए किंग्सले डेविस। और ये क्वेश्चन आपसे जीआईसी एग्जाम 2015 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें। फर्स्ट ऑप्शन है आप्रवासन ने नगरीकरण में वृद्धि की है। सेकंड ऑप्शन है उत्प्रवासन हर जगह समान है और थर्ड ऑप्शन है आप्रवासन से नगर के घनत्व में वृद्धि हुई है। उपर्युक्त वक्तव्यों में कौन सा सही है बताना है आपका। फर्स्ट ऑप्शन है 1/2, सेकंड ऑप्शन 2/3, थर्ड ऑप्शन 1/3, फोर्थ ऑप्शन है 1/2/3। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जनसंख्या के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसने को क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। आप्रवासन नगरीकरण में वृद्धि करता है आपका। फलतः नगर की जनसंख्या घनत्व में भी वृद्धि होती है। जब लोग एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाकर बसते हैं तो उसे उत्प्रवास कहते हैं और एमिग्रेशन कहते हैं। और उत्प्रवासन जो है आपका हर जगह समान नहीं होता है। जरूरी नहीं कि हर जगह जो उत्प्रवासन है आपका समान हो। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ आपसे सही पूछा गया है। तो अप्रवासन से
नगरीकरण में वृद्धि हुई है, ये भी आपका करेक्ट है और आप्रवासन से नगर के घनत्व में वृद्धि हुई है, ये भी करेक्ट है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1 3, क्योंकि उत्प्रवासन हर जगह समान नहीं है। और यहाँ पर क्या दिया गया कि उत्प्रवासन हर जगह समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्प्रवास संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है जनसंख्या से, सेकंड ऑप्शन है ग्रामों से, थर्ड ऑप्शन नगरों से, फोर्थ ऑप्शन उपर्युक्त सभी से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अपने देश से बाहर दूसरे देश में जाकर बसने की क्रिया या पद्धति आपका इमिग्रेशन कहलाती है, उत्प्रवास कहलाता है। और व्यक्ति जो होता है प्रवासी कहलाता है। ध्यान में रखना है उत्प्रवास क्या होगा और प्रवासी क्या होगा। तो अपने देश से बाहर दूसरे देश में जाकर बसने की जो प्रक्रिया है, जो क्रिया है, पद्धति ही आपका उत्प्रवास कहलाएगा और जो व्यक्ति है वह आपका प्रवासी कहलाएगा। और निवास की अवधि के अनुसार पर जो आपका इमिग्रेशन है, उत्प्रवास है, ये 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? पहला आपका हो जाएगा स्थायी मीन्स परमानेंट और दूसरा आपका क्या हो जाएगा? अस्थायी मीन्स टेम्परेरी। तो स्थायी प्रवास में व्यक्ति देश से बाहर 1 वर्ष से अधिक समय के लिए जाता है, परमानेंट में 1 साल से अधिक के लिए जाएगा। और जबकि जो आपका अस्थायी प्रवास है, जो आपका टेम्परेरी इमिग्रेशन है, इसमें अवधि 1 वर्ष से कम की होती है। तो यहाँ 1 साल से कम के लिए है। और परंतु इसमें दूसरे देश से व्यवसाय आवश्यक है। उत्प्रवासियों में पर्यटक व कुछ समय के लिए जाने वाले व्यक्ति सम्मिलित नहीं किए जाते। तो ध्यान में रखना व्यवसाय होना आपका आवश्यक है उत्प्रवास के लिए। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जनसंख्या से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर बस जाने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन शरणार्थी, सेकंड ऑप्शन कंजर, थर्ड ऑप्शन अप्रवासी, फोर्थ ऑप्शन है प्रवासी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तभी आपको बताया गया कि अपने देश से बाहर दूसरे देश में जाकर बसने की जो क्रिया है इमिग्रेशन कहलाएगा, उत्प्रवास कहलाएगा। और जो व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है? प्रवासी। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी प्रवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन आंतरिक प्रवचन के संदर्भ में सत्य है? फर्स्ट ऑप्शन है एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव का निवासी बन जाना, सेकंड ऑप्शन है अपने मूल नगर को छोड़कर दूसरे नगर का निवासी बन जाना, थर्ड ऑप्शन नगर से किन्हीं कारणों से गांव में जाकर रहना और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामाजिक और आर्थिक संरचना व्यक्ति की दिशा तय करती है और उसी अनुरूप उसका मस्तिष्क जो है प्रेरित होता है। जनसंख्या और सामाजिक परिवर्तन की दृष्टि से जो प्रवास है, माइग्रेशन एक महत्वपूर्ण घटना है। यह सीधे सीधे आंतरिक और बाह्य दैट इज राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रवास के रूप में जानी जाती है। अंतरराष्ट्रीय प्रवास का अर्थ है कि एक देश से दूसरे देश में प्रवास करना, जबकि जो राष्ट्रीय प्रवास है इसके अंतर्गत व्यक्ति देश के अंदर ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करता है। और राष्ट्रीय प्रवास या आंतरिक प्रवास की मुख्यतः 4 धाराएं हैं। पहला आपका गांव से गांव मीन्स विलेज से विलेज, दूसरा क्या हो जाएगा? गांव से शहर, विलेज से आपका सिटी हो जाएगा। और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? शहर से गांव मीन्स सिटी से आपका क्या हो जाएगा? विलेज। और चौथा क्या हो जाएगा? शहर से शहर मीन्स सिटी से सिटी। तो सामाजिक परिवर्तन और प्रवास की दृष्टि से गांव से शहर की ओर होने वाला प्रवास सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यहाँ पर आपका आंतरिक प्रवचन के संदर्भ में कौन सा सत्य है? तो एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव का निवासी बन जाना, ये आपका आंतरिक प्रवचन में आएगा। अपने मूल नगर को छोड़कर दूसरे नगर का निवासी बन जाना, ये भी आएगा आपके आंतरिक प्रवचन में। और नगर से किन्हीं कारणों से गांव में जाकर बसना, ये भी आपका आंतरिक प्रवचन के अंतर्गत आएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इनमें से सभी। चलिए आपका आ गया नेक्स्ट टॉपिक नगरीकरण एवं उसकी समस्याएं, अर्बनाइजेशन एंड इट्स प्रॉब्लम्स। चलिए फिर सॉल्व करते हैं आपके जो जो क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका नगरवाद जीवन की एक पद्धति है कहा गया था। फर्स्ट ऑप्शन है के डेविस द्वारा, सेकंड ऑप्शन पार्क एवं बर्जेस द्वारा, थर्ड ऑप्शन पी गिट्स द्वारा और फोर्थ ऑप्शन है एल वर्थ द्वारा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पीजीटी एग्जाम 2005 में, 2010 में एंड 2014 में पूछा गया है। आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नगरवाद जीवन की एक पद्धति है। इस अवधारणा को समाजशास्त्र में सबसे पहले जर्मन अमेरिकी अर्थशास्त्री लुईस
वर्थ ने 1938 में प्रोपाउंड किया था। उनका मानना था कि नगरवाद नगरों की प्रमुख विशेषता है जिसके एक निश्चित लक्षण है। लक्षण क्या है? पहला आपका बड़ा आकार हो जाएगा, दूसरा इसका उच्च घनत्व हो जाएगा, तीसरा सामाजिक असमरूपता देखने को मिलेगा। और बड़ा आकार भौतिक क्षेत्र और जनसंख्या दोनों का है और उच्च घनत्व जनसंख्या का है और सामाजिक असमरूपता का अर्थ क्या है? सामाजिक और सांस्कृतिक भिन्नताओं का होना। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एल वर्थ द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नगरवाद की 4 विशेषताओं का उल्लेख किया? फर्स्ट स्थायित्व, सेकंड सतहीपन, थर्ड गुमनामी, फोर्थ व्यक्तिवाद। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है लुइस वर्थ, सेकंड ऑप्शन श्री मार्शल, थर्ड ऑप्शन एलिन रॉस, फोर्थ ऑप्शन है मैक्स वेबर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लुइस वर्थ ने नगरवाद की 4 विशेषताओं का उल्लेख किया है। वह आपका पहला हो जाएगा स्थायित्व, ट्रांजिएंसी, दूसरा आपका हो जाएगा सतहीपन, सुपरफिशियलिटी, तीसरा आपका हो जाएगा गुमनामी, एनोनिमिटी, और चौथा क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म। और रूथ ग्लास की बात करें तो रूथ ग्लास ने आपका नगरीयवाद की विशेषता बताई जिसमें आपका गतिशीलता आ जाता है, गुमनामीपन आ जाता है, व्यक्तिवाद आ जाएगा, अव्यक्तिक संबंध भी आ जाता है, सामाजिक विभेदीकरण भी आएगा, अस्थायित्व भी आएगा और यांत्रिक एकता भी। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसने इन 4 विशेषताओं का उल्लेख किया? तो लुइस वर्थ ने। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लुइस वर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुइस वर्थ की नगरीयता की विवेचना में निम्नलिखित में से कौन इसकी विशिष्टता नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन सतहीपन, सेकंड ऑप्शन व्यक्तिवाद, थर्ड ऑप्शन स्वाभिमान, फोर्थ ऑप्शन है गुमनामता। और ये क्वेश्चन आपसे उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2020 में पूछा गया था और अभी आपको बताया गया कौन सा लुइस वर्थ ने नगरवाद की 4 विशेषताएं बताए हैं। पहला आपका हो जाता है ट्रांजिएंसी, दूसरा आपका हो जाता है सतहीपन मीन सुपरफिशियलिटी, पहला आपका क्या हो गया? स्थायित्व, ट्रांजिएंसी, दूसरा हो गया आपका सतहीपन, सुपरफिशियलिटी, तीसरा हो जाएगा गुमनामी, एनोनिमिटी, और चौथा क्या हो जाएगा आपका? व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वाभिमान इन्होंने नहीं बताया, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वाभिमान। जबकि सतहीपन, व्यक्तिवाद, गुमनामता इन्होंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीकरण के संयोजनात्मक सिद्धांत का संबंध है? फर्स्ट ऑप्शन गैने से, सेकंड ऑप्शन गैटल से, थर्ड ऑप्शन के जुंग से, फोर्थ ऑप्शन है मेरिल से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गैने का संबंध नगरीकरण के सृजनात्मक सिद्धांत संबंध से है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गैने से। हम अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो पहला आपका देखते हैं टीजी मग्गी। टीजी मग्गी ने क्या कहा है? टीजी मग्गी का कहना है कि जो नगरीकरण है एक बैलून की तरह है जिसमें प्रत्येक समाज विज्ञानी अपना ही अर्थ भरते हैं। अर्बनाइजेशन इज अ बलून इनटू व्हिच ईच सोशल साइंटिस्ट ब्लोज हिज ओन मीनिंग्स। मग्गी ने तीसरी दुनिया के अर्बनाइजेशन को छद्म नगरीकरण, स्यूडो अर्बनाइजेशन कहकर पुकारा। अगर पूछ लिया जाए तीसरी दुनिया के अर्बनाइजेशन को छद्म नगरीकरण, स्यूडो अर्बनाइजेशन कहकर किसने पुकारा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मग्गी। और हम पैट्रिक गिडिस की बात करें तो इन्होंने नगरीकरण का सिद्धांत देते हुए कहा कि नगरों का बहुत बड़ा हो जाना उस नगर की सभ्यता के पतन का परिचायक है। उन्होंने अत्याचारी नगर और मुर्दों का नगर जैसे शब्दों का प्रयोग किया। वही हम डेविड हार्वे का प्रयोग करते हैं, डेविड हार्वे की बात करते हैं तो इन्होंने नगरीय पुनर्चक्र जो आपका अर्बन रिसाइकलिंग है इसकी अवधारणा प्रस्तुत की है। और इसका अर्थ है कि नगर में अलग अलग क्षेत्रों को या गतिविधियों को एक क्षेत्र से हटाकर दूसरे क्षेत्र में ले जाना। और नगर नवीकरण जो है आपका अर्बन जेंट्रिफिकेशन है, इसका अवधारणा इंग्लैंड के समाजशास्त्री रूथ ग्लास ने दिया है जिसका अर्थ क्या होता है? शहर के मध्य भाग के पतन इलाकों और निम्न वर्गीय आवासों को बेहतर बनाना और उनमें मध्य वर्ग के आवास एवं सुविधाओं को स्थापित करना। वही हम लुइस वर्थ की बात करते हैं तो शिकागो शहर के अध्ययन के क्रम में घेटो तथा पार्क एवं बर्जिस ने शिकागो नगर के अध्ययन में नगरों के लिए अर्बन कम्युनिटी शब्द का प्रयोग किया। हम क्लिफोर्ड शॉ की बात करते हैं तो इन्होंने 1930 में नगरों के अध्ययन के क्रम में द जैक रोलर शब्द का प्रयोग किया जिसका अर्थ क्या होता है? शहरी शैतान। और यहाँ इसका तो आपको पता है कि नगरीकरण के सृजनात्मक सिद्धांत का संबंध किससे? गैने से है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरों में उद्योगों के आकर्षण एवं रोजगार ने ग्रामीण व्यक्तियों को आकर्षित कर किससे बढ़ावा दिया है? फर्स्ट ऑप्शन ग्रामीणीकरण को, सेकंड ऑप्शन औद्योगिकरण को, थर्ड ऑप्शन नगरीकरण को, फोर्थ ऑप्शन है आधुनिकीकरण को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कुछ समाजशास्त्री हैं जिन्होंने ग्रामीण जनसंख्या के नगर की ओर निष्क्रमण की प्रक्रिया को क्या कहा है? नगरीकरण नाम दिया है। वास्तव में जो नगरीकरण इसकी प्रक्रिया का प्रयोग कई अर्थों में किया गया है, जैसे नगरीय होना, नगरों की ओर जाना, कृषि कार्यों को छोड़कर गैर कृषि कार्यों को अपनाना, ये सभी हो जाता है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नगरीकरण को, क्योंकि नगरों में उद्योगों के आकर्षण एवं रोजगार ने ग्रामीण व्यक्तियों को आकर्षित कर शहर आने का अवसर प्रदान किया है और यह प्रक्रिया नगरीकरण का द्योतक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया का नाम ही नगरीकरण है। यह परिभाषा किसकी है? फर्स्ट ऑप्शन है योगेंद्र सिंह, सेकेंड ऑप्शन एम एन श्रीनिवास, थर्ड ऑप्शन ई एफ बर्गल और फोर्थ ऑप्शन है डब्ल्यू ई मूर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे जीआईसी एग्जाम 2015 में पूछा गया था। तो ये बर्गल के अकॉर्डिंग ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्रों में बदलने की प्रक्रिया का नाम ही नगरीकरण है। वी कॉल अर्बनाइजेशन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इनटू अर्बन एरियाज। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ई एफ बर्गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहरीकरण जनसंख्या संकेंद्रण की एक प्रक्रिया है। यह दो तरह से आगे बढ़ती है, एकाग्रता के बिंदुओं का गुणन और व्यक्तिगत एकाग्रता के आकार में वृद्धि। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है होप टिसडेल, सेकंड ऑप्शन है होमर होएट, थर्ड ऑप्शन है रॉबर्ट पार्क, फोर्थ ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2020 में। तो शहरीकरण जनसंख्या संकेंद्रण की एक प्रक्रिया है। यह दो तरह से आगे बढ़ती है, एकाग्रता के बिंदुओं का गुणन और व्यक्तिगत एकाग्रता के आकार में वृद्धि। अर्बनाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन concentration. It proceeds in two ways: the multiplication of points of concentration and the increase in size of individual concentrations. और ये जो कथन है आपका होप टिस्टेल ने दिया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होप टिस्टेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीयवाद एक जीवन विधि है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है। यह विभेद किसके द्वारा दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है लुई वर्थ, सेकेंड ऑप्शन रॉबर्ट पार्क, थर्ड ऑप्शन जी सिमेल, फोर्थ ऑप्शन है मैक्स वेबर। और ये क्वेश्चन आपसे उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरर एग्जाम 2018 में पूछा गया था। तो नगरीकरण एक जीवन विधि है जबकि नगरीकरण एक प्रक्रिया है। यह विभेद आपका लुई वर्थ द्वारा किया गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लुई वर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीकरण एक प्रक्रिया है और नगरवाद एक परिस्थिति है, किसने कहा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है बर्गेल, सेकंड ऑप्शन एंडरसन, थर्ड ऑप्शन घुरिये, फोर्थ ऑप्शन राव। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बर्गेल के अकॉर्डिंग नगरीकरण एक प्रक्रिया के रूप में और नगरवाद एक देश या परिस्थितियों के पुंज के रूप में समझे जाएंगे। नगरीकरण आपका जो है एक ऐसे प्रक्रिया है जिसमें कोई भी स्थान नगरीय विशेषताओं को धारण करता है, जबकि नगरवाद नगरीय जीवन ढंग को व्यक्त करने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जो नगरीय जीवन के निर्धारण के ढंग को व्यक्त करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो नगरीकरण के कारण नगरों का निर्माण और विकास होता है, जबकि जो नगरीयता है ये नगरों में निवास करने वाले व्यक्ति के जीवन जीने के तरीके तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट करता है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए बर्गिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीकरण की प्रमुख समस्या है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? आवास और गंदी बस्तियां। सेकंड ऑप्शन क्या है? भीड़ भाड़ और निर्व्यक्तिकरण। थर्ड ऑप्शन है पानी आपूर्ति एवं जल निकास। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नगरीकरण की प्रमुख समस्याएं आपका क्या क्या आ जाता है? स्वास्थ्य की समस्या आती है, अपराधों में वृद्धि होती है, आवास और गंदी बस्तियां आपको देखने को मिलती है जिसमें मलिन बस्तियों का प्रसार होता है, और भीड़ भाड़ और निर्व्यक्तिकरण देखने को मिलता है।
और जल आपूर्ति तथा जल निकास इसकी समस्या बनी रहती है, यातायात, शिक्षा, प्रशासन एवं सुरक्षा की समस्या इत्यादि। ये सभी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे नगरीकरण की समस्या माना जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन नगरों का विस्तार होना, सेकेंड ऑप्शन मलिन बस्तियों का प्रसार होना, थर्ड ऑप्शन है उच्च शिक्षा केंद्रों की स्थापना होना, फोर्थ ऑप्शन है चिकित्सा की समुचित व्यवस्था होना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो किसे नगरीकरण की समस्या माना जाएगा? मलिन बस्तियों का प्रसार होना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलिन बस्तियों का प्रसार होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण समुदाय पर नगरीकरण द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों के प्रभाव या परिणाम है। फर्स्ट, परिवार का विघटन, सेकंड, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, थर्ड, राजनीतिक दलबंदी, फोर्थ, ग्रामीण उद्योगों का पतन, फिफ्थ, बड़े बूढ़ों और युवकों में संघर्ष। उपर्युक्त में से सही उत्तर संकेत है। तो आपको बताना क्या होगा राइट आंसर? फर्स्ट ऑप्शन दिया गया 1, 2 और 3, सेकेंड ऑप्शन दिया गया 2, 3 और 4, थर्ड ऑप्शन है 3, 4 और 5, फोर्थ ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ग्रामीण समुदाय पर नगरीकरण द्वारा निम्नलिखित प्रभाव पड़े हैं। पहला आपका हो जाएगा परिवार की संरचना में परिवर्तन, मीन्स परिवार का विघटन हो गया। दूसरा आपका हो जाता है विवाह संस्था का प्रभाव, जो विवाह संस्था है इस पर भी प्रभाव पड़ा है। जाति प्रथा पर प्रभाव पड़ा है आपका। आर्थिक क्रियाओं पर प्रभाव पड़ा है। राजनीतिक क्षेत्र पर प्रभाव पड़ा है। धार्मिक क्षेत्र पर भी प्रभाव पड़ा है। स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन देखने को मिलता है। द्वितीयक संबंधों की प्रधानता है। सामाजिक गतिशीलता, ये सभी चीजें आपको देखने को मिलता है। तो आपका यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? परिवार का विघटन होगा ही, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन भी देखने को मिलता है और राजनैतिक दलबंदी। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 1, 2 और 3। जबकि ग्रामीण उद्योगों का पतन और बड़े बूढ़े और युवकों में संघर्ष, ये आपका ग्रामीण समुदाय पर नगरीकरण द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों के प्रभाव या परिणाम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है? फर्स्ट ऑप्शन भारत, सेकेंड ऑप्शन रूस, थर्ड ऑप्शन चीन, फोर्थ ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये क्वेश्चन आपका जब पूछा गया था तब इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी, चीन, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पीजीटी एग्जाम 2000 में पूछा गया। बट अगर 2025 की हम बात करते हैं, 2025 का, तो अब आपका इंडिया ने सरपास कर दिया है चाइना को पॉपुलेशन के मामले में। तो फर्स्ट नंबर पर आपका इंडिया आ जाता है, दूसरे नंबर पर आएगा चाइना, तीसरे नंबर पर क्या आ जाएगा? तीसरे नंबर पर आपका आ जाएगा यूएसए, और फोर्थ नंबर पर आ जाएगा इंडोनेशिया, और वहीं फिफ्थ नंबर पर आपका आ जाएगा पाकिस्तान। तो टॉप 5 कंट्री आप याद रख सकते हैं। बट अगर आपका 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा तब आपका राइट आंसर तब भी चीन होगा। पर अगर ऐसे पूछ लिया जाए तब आपका राइट आंसर इंडिया हो जाएगा। अब जब पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन तो आपका बहुत पुराना है, 2000 का है, और 2011 के सेंसस का जो लास्ट डेटा आया था उसके अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या कितनी है? 121.08 करोड़। क्योंकि जब तक आपका सेंसस 2027 आ नहीं जाता तब तक आपका 2011 वाला सेंसस एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया गया है। लिस्ट 1 में नगर प्रदेश का नाम दिया गया, लिस्ट 2 में आपका विशेषता दिया गया है। आपको मैच करना है क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन आपका पीजीटी एग्जाम 2009 का है। तो यहाँ पर आपका सेंसस 2001 की बात किया जा रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो सेंसस 2001 के अकॉर्डिंग दिल्ली का क्या हो जाएगा? दिल्ली का हो जाएगा सर्वाधिक घनत्व वाला प्रदेश। तो हमारा ए का क्या हो गया? 4 हो गया। वही अरुणाचल प्रदेश की बात करते तो आपका अरुणाचल प्रदेश का क्या हो जाएगा? सबसे कम घनत्व वाला प्रदेश हो जाएगा। तो हमारा बी का क्या हो गया? 2 हो गया। वही मुंबई की बात करते तो मुंबई आपका सर्वाधिक आबादी वाला नगर हो जाएगा। तो हमारा 1 हो गया। और हिमाचल प्रदेश का क्या हो जाएगा? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश। तो डी का क्या हो गया? 3। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 4, 2, 1, 3। चलिए आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, भूमि एवं कृषि सुधार, लैंड एंड एग्रेरियन रिफॉर्म। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में बने हैं, चलिए देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अधिनियमित पहला अधिनियम था।
फर्स्ट ऑप्शन है पश्चिम बंगाल भूमि सुधार अधिनियम 1956, सेकंड ऑप्शन है जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1950, थर्ड ऑप्शन है बिहार भूमि सुधार आंदोलन 1950, फोर्थ ऑप्शन है बम्बई किराएदारी अधिनियम 1939। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिहार भूमि सुधार बिल 1949 जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा अंततः 1950 में पारित किया गया और पुनरीक्षण के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा गया और यह राष्ट्रपति द्वारा बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 के रूप में स्वीकृति दिया गया इस पर, और इसे पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी गई जिसे न्यायालय ने संविधान का जो आर्टिकल है 14 इसके वायलेशन में माना और केंद्रीय विधानमंडल ने संविधान प्रथम जो संशोधन हुआ इस अधिनियम के अंतर्गत बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 को वैध ठहराया और यह प्रथम संशोधन संविधान के अनुच्छेद 31A के अंतर्गत किया गया जो अधिनियमित पहला अधिनियम था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम कब लागू हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है 15 जुलाई 1951 ईस्वी को, सेकंड ऑप्शन है 5 जुलाई 1953 ईस्वी को, थर्ड ऑप्शन है 1 जुलाई 1952 ईस्वी को, फोर्थ ऑप्शन है 1 जनवरी 1955 ईस्वी को। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन व भूमि सुधार अधिनियम 1 जुलाई 1952 से प्रभावी हुआ। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी 1 जुलाई 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के सूत्रधार कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है बीरबल साहनी, सेकंड ऑप्शन बी पुरी, थर्ड ऑप्शन होमी जहांगीर भाभा, फोर्थ ऑप्शन है स्वामीनाथन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हरित क्रांति के जनक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग ने मैक्सिको की सबसे अच्छी किस्म के साथ संकरण किया और एक नई किस्म निकाली। यह विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत थी। सन 1965 में भारत के तत्कालीन कृषि मंत्री श्री सुब्रमण्यम ने गेहूं की एक नई किस्म के 18,000 टन बीज का आयात किया, साथ ही कृषि क्षेत्र में जरूरी सुधार लागू किए। इसके साथ ही भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई और एम.एस. स्वामीनाथन एक जाने माने वनस्पति विज्ञानी थे जिन्होंने हरित क्रांति लाने के लिए श्री सुब्रमण्यम के साथ काम किया और यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी स्वामीनाथन। अगर भारत में हरित क्रांति के जनक का नाम पूछा जाता तो एम.एस. स्वामीनाथन होता है, अगर वर्ल्ड पे पूछा जाए तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाते हैं। तो ये दोनों नाम ही आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दो कथन दिया गया आपका और बस पर विचार करना है। फर्स्ट है मीन्स आ है आपका हरित क्रांति से भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। बा दिया गया है भारत में कृषि प्रौद्योगिकी में बड़ी तेजी से विकास हुआ। उपर्युक्त कथनों के आधार पर अपना उत्तर दें। फर्स्ट ऑप्शन है आपका आ सही है परंतु बा गलत है, सेकंड ऑप्शन है आ गलत है परंतु बा सही है, थर्ड ऑप्शन दोनों आ और बा सही है और बा वास्तव में आ की उपयुक्त व्याख्या करता है, और फोर्थ ऑप्शन दोनों आ और बा सही है और बा वास्तव में आ की उपयुक्त व्याख्या नहीं करता है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपसे पीजीटी एग्जाम 2000 एंड 2002 में पूछा गया था। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 से शुरू हुई और हरित क्रांति से एक तरफ तो आयात पर निर्भरता कम हो गई और दूसरी तरफ उत्पादन बढ़ने से देश खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया और यह परिवर्तन कृषि प्रौद्योगिकी में तीव्र विकास के कारण संभव हो सका और नवीन कृषि नीति के परिणाम स्वरूप रासायनिक उर्वरकों के उपभोग की मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई और इसके अलावा देश में अधिक उपज देने वाली उन्नतशील बीजों का प्रयोग बढ़ गया। बहुफसली कार्यक्रम भी नवीन कृषि प्रौद्योगिकी का ही परिणाम था। तो इससे आप कह सकते हैं हरित क्रांति में भारत में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। जाहिर सी बात है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड का प्रयोग किया गया और भारत में क्योंकि भारत में कृषि प्रौद्योगिकी में बड़ी तेजी से विकास हुआ। तो जो आपका आ दिया गया है और बा दोनों ही आपका सही है और बा वास्तव में आ की उपयुक्त व्याख्या करता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीली क्रांति किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है पेट्रोलियम उत्पादन, सेकंड ऑप्शन दुग्ध उत्पादन, थर्ड ऑप्शन तिलहन उत्पादन, फोर्थ ऑप्शन है
औद्योगिक उत्पादन। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन आपका कहाँ पूछा गया था? उत्तराखंड जीआईसी लेक्चरार एग्जाम 2018 में पूछा गया था। तो पीली क्रांति जो है, येलो रेवोल्यूशन, इसका संबंध तिलहन उत्पादन से है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तिलहन उत्पादन। वही हम काली क्रांति की बात करें, जो कि आपका कृष्ण क्रांति भी कहा जाता है, पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति आपका मत्स्य उत्पादन से रिलेटेड है। हरित क्रांति आपका खाद्य उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति आपका मांस और टमाटर उत्पादन से है। भूरी क्रांति आपका किससे हो जाता है? उर्वरक से हो जाता है। और श्वेत क्रांति आपका दुग्ध उत्पादन से हो जाता है। तो ये सभी भी आपको याद रखना है। रेवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरुभूमि विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? फर्स्ट ऑप्शन 1950 से 51, सेकेंड ऑप्शन 1964 से 65, थर्ड ऑप्शन 1974 से 75 और फोर्थ ऑप्शन 1977 से 78। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1977 से 78 इसमें संचालित मरुभूमि विकास कार्यक्रम डीडीपी, डिजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, का मुख्य उद्देश्य पहचान किए गए मरुभूमि क्षेत्रों के प्राकृतिक संसाधन आधार को पुनः उपयोग योग्य बनाते हुए सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को न्यूनतम करना और मरुस्थलीकरण को रोकना है। और इस कार्यक्रम का लक्ष्य समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और कार्यक्रम वाले क्षेत्रों में निवास करने वाले संसाधनहीन गरीबों और पिछड़े वर्गों की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को बेहतर बनाना भी है। तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मरुभूमि विकास कार्यक्रम जो डीडीपी है, डीडीपी, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, किस वर्ष आपका स्टार्ट किया गया? 1977 से 78। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1977 से 78। चलिए फिर यहाँ पर आपका 6 टॉपिक हमने कहा था, 6 टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट आपका देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए यहीं पर वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं फिर किसी न्यू सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।